गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजना's क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। बच्चों, अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन व्हाट वन हैज़ लर्नड इन स्कूल। शिक्षा वह नहीं है जो कि वो बच्चा स्कूल में पढ़ने के बाद भूल जाता है, बल्कि वह जो उसने बातें सीखी हैं और उसके साथ हमेशा जीवन भर रहती हैं। तो चलिए हम अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में और जानते हैं इस लेसन में। बच्चों, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड किसका है? द लेसन इज अबाउट अल्बर्ट आइंस्टीन। हु डू यू थिंक of when you hear the word genius? जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में किसका नाम आता है? Who is genius? जीनियस कौन है? चतुर व्यक्ति कौन है? What qualities do you think a genius has? और एक जीनियस में क्या गुण होते हैं, यह आपने कभी सोचा है? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. 100 साल पहले एक जर्मन व्यक्ति ने जो इस संसार में तहलका मचाया था। इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों में एक द 26-year-old पब्लिश्ड 26 साल के व्यक्ति ने प्रकाशित किया इन अ क्विक सक्सेशन, एक के बाद एक, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, लाइट प्रकाश के बारे में और कणों की गति के बारे में, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ एंड एनर्जी, ऊर्जा के बारे में और गतिकी के बारे में जो उन्होंने अपने पेपर पब्लिश किए, उससे पूरे संसार में तहलका मच गया। His work took up only a few pages in scientific journals but changed forever our understanding of space, time and entire cosmos. उनके उन विज्ञान की पुस्तकों में या जर्नल्स में कुछ ही पेज में उनके ये पेपर्स छपे थे, लेकिन उन्होंने पूरे संसार की अंतरिक्ष, समय और पूरे ब्रह्मांड के बारे में समझ को बदल दिया एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू सिनोनिम फॉर जीनियस। और जब जीनियस का नाम लिया जाता तो उसका समानार्थी आइंस्टीन को माना जाता। 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. अपनी मौत के 50 वर्षों के बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन विज्ञान जगत में या संसार में सभी के दिलों में राज करते हैं। क्या बच्चों, आप ऐसे व्यक्ति की आवाज़ को सुनना चाहेंगे? We should strive not to use violence in fighting for our cause, but by non-participating in anything you believe is evil. We are concerned not with the technical aspects of the and maintaining peace, but also with the important task of education and life. तो बच्चों, आपने सुनी अल्बर्ट आइंस्टीन की आवाज़। अब हम इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उम विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिनीड फॉर ग्रेटनेस। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन सिटी में हुआ था और क्योंकि उनका सिर सामान्य बच्चों से ज़्यादा बड़ा था तो उनकी माँ को उनके बारे में काफ़ी चिंता हुई और उन्होंने कहा कि उनके बारे में काफ़ी चिंता हुई और उन्होंने काफ़ी देर से बोलना सीखा। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। 2.5 साल की उम्र तक तो आइंस्टीन बोल भी नहीं सकते थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, और जब उन्होंने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो उन्होंने हर शब्द को 2 बार दोहराया।
आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन. वो दूसरे बच्चों के साथ भी ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते थे. एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग. और उनके जो साथी थे उनको कहते थे कि बोर करने वाला इंसान, बोर करने वाला भाई. सो द यंगस्टर प्लेड हिमसेल्फ. ये देखिए जो तस्वीर है उसके अंदर आपको आइंस्टीन के बचपन की तस्वीरें दिखाई गई हैं. ये देखिए बिल्कुल छोटे बच्चे की तस्वीर है. इसके बाद हम चलते हैं. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. उनको यांत्रिक खिलौने से, जैसे होते हैं ना चाबी वाली गाड़ी हो, इस तरह के खिलौनों से खेलने का शौक था. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा एज माय, he is said to have said, fine but where are her wheels. जब उन्होंने अपनी छोटी बहन को देखा तो कहते हाँ ठीक है बहन है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं, क्योंकि वो तो शुरू से यांत्रिक खिलौने से यानी टॉय से खेलते थे जिसमें पहिए होते थे. A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. और जो उनके हेडमास्टर थे उन्होंने उनके पिता से कहा कि आइंस्टीन क्या व्यवसाय चुनते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे. आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन को बजाना सीखा बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी माँ ये चाहती थी. ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट. इसके बाद वो एक अच्छे वायलिन बजाने वाले बने, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ. और उन्होंने पूरे जीवन भर इस गुण को अपनाए रखा. बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल. लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन कोई बुरे विद्यार्थी नहीं थे. ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक. वो म्यूनिक में उन्होंने हाई स्कूल की पढ़ाई की. वेयर आइंस्टीन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड. जहाँ पर कि आइंस्टीन का परिवार चला गया था जब वो 15 महीने के थे. एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट. और उन्होंने हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर प्राप्त किए. आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश विद हिज टीचर्स. जो आइंस्टीन थे उनको स्कूल के नियमों से बड़ी परेशानी होती थी और वो अक्सर अपने टीचर्स से क्लैश कर जाते थे, भिड़ जाते थे. एंड at the age of 15 Einstein felt so stifled there that he left the school for good. और वो 15 साल की उम्र में वो इतने परेशान हो गए उस माहौल से, उनका दम घुटने लगा कि उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया. The previous year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. अल्बर्ट आइंस्टीन के जो माता पिता थे वो मिलान चले गए थे और अपने बच्चे को रिश्तेदारों के पास छोड़ दिया था. और बहुत लंबी प्रोलॉन्ग्ड मतलब बहुत लंबी बातचीत के बाद आइंस्टीन की इच्छा जर्मन भाषा बोलने वाले स्विट्ज़रलैंड में के शहर में पूरी हुई, जो कि म्यूनिक की तुलना में ज़्यादा खुला माहौल, जहाँ पर कि म्यूनिक की तुलना में ज़्यादा खुला माहौल था. आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिज़िक्स. आइंस्टीन उनकी गणित में बहुत ज़्यादा रुचि थी और उनकी फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान में भी बहुत रुचि थी. एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक में आगे पढ़ने का निश्चय किया. बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद वॉलरस मुस्टैच. बच्चों, वॉलरस मुस्टैच क्या होता है? वॉलरस एक फिश है और उसकी जो आगे का हिस्सा होता है वो आपको पिक्चर में दिखाया गया है. ये इस तरह की अल्बर्ट आइंस्टीन की मुस्टैच थी, बहुत घनी हुई. मुस्टैच मतलब मूछें. उनको वहाँ पर उनकी वॉलरस जैसी यानी वॉलरस मछली की मूछों की तरह भी उनको वहाँ जाना जाता था. He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Murray, whom he found to be a clever creature. This young Serb
had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and her university with whom he was constantly at odds. यहाँ पर उनको उनके साथी एक विद्यार्थी थी, लड़की मिलेवा मैरिज, उनको वो पसंद आई। और ये जो बच्चों सर्ब कौन होते हैं? सर्बिया के रहने वाले लोग। जैसे हम इंडिया के रहने वाले हैं तो हमें इंडियन कहा जाता है, ऐसे सर्बिया के रहने वालों को सर्ब कहा जाता है। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, वो स्विट्जरलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज। क्योंकि यूरोप में यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख ही ऐसी कुछ यूनिवर्सिटी में से एक थी जहाँ पर महिलाओं को शिक्षा मिल सकती थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन अलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। बच्चों, फिलिस्टीन्स क्या होता है? ऐसे लोग जो कि जिनके अंदर आर्ट, कोई कला या म्यूज़िक के बारे में रुचि नहीं होती है, वो उससे हेट करते हैं, उनको कहा जाता है फिलिस्टीन्स। और जब आइंस्टीन को लगा कि मिलेवा भी एक ऐसी लड़की है जो कि ऐसे लोगों से नफरत करती हैं जिनको कि आर्ट्स या म्यूज़िक पसंद नहीं होता है, यानी वो अल्बर्ट आइंस्टीन की सहयोगी थी। द कपल फेल इन लव, ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, और अभी भी वो पत्र हैं जिसमें इन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने पसंद को लिखा था। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, विज्ञान के अंदर कोमल भावों को समेटा था। रोट आइंस्टीन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी और टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। मेरे लिए कितना खुश और गर्व का विषय होगा जब हम दोनों अपने काम को, सापेक्षवाद के काम को हम एक साथ लेकर आएंगे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. अब सन 1900 में 21 साल की उम्र थी अल्बर्ट आइंस्टीन की, और वो यूनिवर्सिटी से स्नातक बन गए थे, लेकिन कोई रोजगार नहीं था। अनएम्प्लॉयड मीन्स विदाउट एनी जॉब। ही वर्क एज अ टीचिंग असिस्टेंट, वो एक टीए की तरह काम करने लगे। टीचिंग असिस्टेंट होते हैं जो प्रोफेसर्स को पढ़ाने में मदद करते हैं। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट। वो प्राइवेट लेसन्स यानी ट्यूशन्स देने लगे और आखिरकार 1902 में उनको टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में जॉब मिली। इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न में पेटेंट ऑफिस क्या होता है कि बच्चों, जो भी कई नई खोज होती है और उसको अपने नाम से करवाया जाता है, उसे कहते हैं पेटेंट। तो ये जो ऑफिस था बर्न में, और वहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन को जॉब मिली। व्हेन ही वाज सपोज्ड टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, वहाँ पर उनको अन्य लोगों की खोज के साथ काम करना था। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट एंड ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। और वो अपने काम करने वाली जगह थी, उसको कहा करते थे कि ये ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स है। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 was Einstein's special theory of relativity. इस जगह से, जीवन के समय से 1905 में आइंस्टीन का एक लंबा और क्रांतिकारी सफर शुरू हुआ, जब उन्होंने सापेक्षता के विशेष सिद्धांत को प्रतिपादित किया, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। इनके अनुसार समय और दूरी अपने आप में पूर्ण नहीं है। Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey. यहाँ तक कि दो घड़ियाँ भी एक समय में एक साथ अगर उन्हें अलग अलग जगह ले जाए और वापस लाया जाए तो एक साथ समय वो नहीं बताएंगी। From this followed the world's
most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और उनके इसी सिद्धांत से एक नया इक्वेशन समीकरण संसार के सामने आया जो कि मास यानी द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य है, E = mc²। बच्चों ये आप अपनी साइंस की बुक में भी पढ़ेंगे। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। यहाँ पर E एनर्जी के लिए है, m मास के लिए है, एंड c फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट इन अ वैक्यूम, और c प्रकाश की दूरी है, प्रकाश की गति है। तो पिक्चर में आप बच्चों देख रहे हैं यहाँ पर जो घड़ी है वो अलग अलग जगह रखी हुई है घड़ी, और जब एक साथ उनको घुमाकर लाया जाता है तो वो अलग समय बताती हैं। बच्चों ये पहले बच्चों को समझ नहीं आता था कि सापेक्षता का सिद्धांत क्या है। इस पर आइंस्टीन ने एक चुटकुला सुनाया अपनी क्लास में। चुटकुला पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हम आपको उससे रिलेटेड आपको और भी एक पिक्चर दिखाते हैं, एक मूवी क्लिप दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों हम वो एक मूवी क्लिप देखते हैं। So, let us come to the topic. Sir, relativity is so difficult. I can't understand anything. Alex, dear, listen. It is as simple as this. Imagine if you put your hand on a horse dog for a minute. It seems like an hour. Sit with a pretty girl for an hour, and it seems like a minute. That's relativity. तो बच्चों इसमें हमने देखा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किस प्रकार समझाया। while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies. जब आइंस्टीन ने फिज़िक्स की बहुत कठिन चीज़ों को सॉल्व कर रहे थे तो उनकी जो निजी ज़िंदगी थी वो भी काफ़ी चौंकाने वाली थी, काफ़ी परेशान करने वाली थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा। अल्बर्ट मिलेवा से विवाह करना चाहते थे। और जो ये पिक्चर में आप देख रहे हैं ये इनकी माँ है पॉलिन, और वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट। लेकिन उनकी माँ इसके खिलाफ थी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. वो ये वो उनका ये सोचना था जो मिलेवा है वो उनके बेटे से 3 साल बड़ी है और वो शायद उसके लिए काफ़ी परेशानी क्रिएट कर सकती हैं। She was also bothered by Mileva's intelligence. वो मिलेवा की बुद्धि से भी काफ़ी परेशान थी। She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. और उन्होंने कहा कि वो एक किताब की तरह यानी बहुत ही ज़्यादा बुद्धि वाली या बुद्धिमत्तापूर्ण महिला है। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। 1903 में इन दोनों ने विवाह कर लिया। पिक्चर में आपको मिलेवा आइंस्टीन दिख रही हैं। एंड हैड 2 सन्स, और इनके 2 बेटे थे। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ साल पश्चात द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन उनकी शादी
कमज़ोर हो गई, faltered यानी कमज़ोर हो गई. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition. मिलेवा की पढ़ाई लिखाई और रिसर्च में रुचि थी वो कम होने लगी and becoming an unhappy housewife, और एक नाखुश गृहिणी की तरह रहने लगी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, सालों तक लड़ाइयों के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919 में इन दोनों ने तलाक ले लिया. आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने इसी साल अपनी कजिन एल्सा से शादी कर ली. आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. इसी समय आइंस्टीन की प्रसिद्धि भी बढ़ी. In 1915 he had published his general theory of relativity. इसी समय 1915 में उन्होंने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया, which provided new interpretation of gravity. इससे ग्रेविटी यानी गुरुत्व की नई व्याख्या मिली. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और जो 1919 में सूर्य ग्रहण हुआ था उसने यह प्रूफ कर दिया कि यह बिल्कुल सही था, यह थियरी बिल्कुल सही थी. आइंस्टीन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific रेवोल्यूशन, और जो समाचार पत्रों ने भी उनके ज्ञान को एक उनकी जो थ्योरी थी उसको एक विज्ञान की क्रांति के रूप में प्रतिपादित किया, साफ साफ कहा. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. आइंस्टीन को 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला. He has showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. प्रेस यानी अखबारों ने, रेडियो ने, जनसंचार के साधनों ने उनकी बहुत प्रशंसा की और उनको पूरे संसार से उन पर तारीफ और सम्मान की बौछार हुई. When Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में नाजीज सत्ता में आए. नाजी कौन थे? जर्मनी में रहने एक समुदाय जो कि अपने आप को श्रेष्ठ कौम मानते थे कि हम संसार की सबसे अच्छी प्रजाति है. आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स. तब आइंस्टीन थे वो अमेरिका चले गए. 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन uproar. इसके बाद 5 साल बाद बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन क्या होता है कि कोई भी अणु हो या परमाणु हो उसका 2 या 2 से अधिक हिस्सों में टूट जाना. जैसे आप दिवाली पे बम चलाते तो पटाखे चलाते तो पटाखे फैल जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फिशन. तो उस समय बर्लिन में परमाणु फिशन यानी विखंडन की खोज हुई, जिससे अमेरिका के जो भौतिक विज्ञानी थे वो काफ़ी परेशान हो गए. uproar means upset. Many of them had fled from fascism just as Einstein had. और बहुत सारे लोग भी इस तरह की प्रभुत्ववादी शक्तियों से दूर हो गए जिस तरह की आइंस्टीन थे. आइंस्टीन ने क्या था? And now they were afraid of Nazis could build and used an atomic bomb. और इस समय वो डर गए कि नाजी हैं वो एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर सकते हैं. When Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to United States. जब नाजीज जर्मनी में 1933 में सत्ता में आए तब आइंस्टीन अमेरिका चले गए थे. 5 years later, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन uproar. और जब बर्लिन में परमाणविक विखंडन का आविष्कार हुआ तो अमेरिकी वैज्ञानिक भी भौचक्के रह गए. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, और वो फासिज्म से दूर भागना चाहते थे जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जिस तरह की आइंस्टीन भागे थे. एंड नाउ दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम. और वो डरे हुए थे कि नाजीज कहीं पर इसी तरह से एटॉमिक बम बनाकर उनका इस्तेमाल ना करें.
At the urging of a colleague, wrote a letter to the American President Franklin Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded यानी फटेगा in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. इस समय आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह का एक भी बम यदि फटता है तो यह न केवल उस पोर्ट को यानी उस बंदरगाह को नष्ट करेगा बल्कि आसपास की सारे क्षेत्र को भी. His words did not fail to have an effect. उनके शब्दों का किसी पर असर नहीं पड़ा. बच्चों आप ये इसमें स्लाइड में देख रहे हैं कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट हैं और नीचे जो ये तस्वीर है ये है हिरोशिमा और नागासाकी की. Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. इस विनाश से आइंस्टीन हिल गए. This time he wrote a public missive. Missive means letter to the United Nations. उन्होंने United Nations को एक पत्र लिखा. In it he proposed the formation of a world government. इस समय उन्होंने एक वैश्विक सरकार के निर्माण की बात की. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. और रूजवेल्ट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. आइंस्टीन ने इसके बाद राजनीति में और रुचि ली और वो संसार से हथियार और उनके इस्तेमाल को ख़त्म करना चाहते थे और वो अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल शांति और गणतंत्र के लिए करना चाहते थे. When Einstein died in 1955 and the 55 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. 1955 में जब 76 years की एज में उनकी डेथ हुई तो उनको एक संसार में युग दृष्टा या पथ दृष्टा के रूप में जाना गया और एक उनको वैश्विक नागरिक के रूप में माना गया जो कि एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक था. बच्चों इस तरह से हमने जाना अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में. अल्बर्ट आइंस्टीन को जब हम पूरे जीवन को उनको जानते हैं तो हम एक बार ये फिर से हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीर को हम देखना चाहेंगे कि संसार में विनाश, एक मनुष्य, एक विचारधारा जब संसार को नष्ट करना चाहती है तो किस प्रकार से वह धरती एकदम खत्म हो जाती है. आज हिरोशिमा और नागासाकी में एक भी बीज अंकुरित नहीं होता और कई पीढ़ियां वहां पर इसी तरह से नष्ट हो गई, अपंग हैं. तो बच्चों ये है एक युद्ध का और मानव की सोच का विध्वंसक रूप जिसकी कल्पना आइंस्टीन ने नहीं की थी और वो हमेशा शांति और डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे. बच्चों आज हमने ये लेसन पढ़ा ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. तो एक बार हम इसका रिकैप ले लेते हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879 इन जर्मनी में. इसके बाद उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था जब उन्होंने वायलिन को बजाना सीखा. उन्होंने हाई स्कूल म्यूनिक से किया. 15 साल की उम्र में वो स्विट्ज़रलैंड गए और फर्दर स्टडीज़ के लिए वो ज्यूरिख गए. उन्होंने मिलेवा मैरिज से शादी की. 21 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट हुए. 1902 में उन्होंने अपना फर्स्ट जॉब किया. 1903 में ही गॉट मैरिड. पहले वो मिलेवा से मिले थे और उसके बाद 1903 में दे गॉट मैरिड. 1905 में उन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई. 1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रतिपादित की. 1919 में ही गॉट नोबेल प्राइज. फिर इसके बाद नाजीज पार में आए. 1933 में 5 साल बाद नाभिकीय विखंडन का प्रयोग किया गया. 2 अगस्त 1939 को उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को पत्र लिखा.
युद्ध को रोकने के लिए। इसके बाद क्योंकि अमेरिका जापानी शहरों के ऊपर बम गिराने का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चला रहा था। इसके बाद उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा, सार्वजनिक संदेश लिखा, और आखिर में 1955 में 76 साल की उम्र में ये स्वप्न दृष्टा, भविष्य दृष्टा आइंस्टीन की मृत्यु हो गई।